जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का गणित विषय गुरुकुल में। आज के लेक्चर में हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का, जिसे हम कन्फॉर्मल मैपिंग या फिर कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से जानते हैं। आप सभी जानते हैं कि एनालिटिक फंक्शन क्या होता है। यदि आपको एनालिटिक फंक्शन नहीं पता है तो एनालिटिक फंक्शन के चैप्टर के ऊपर हम लोगों ने प्लेलिस्ट बनाई है, जिसमें मैंने 15-20 वीडियोस बनाए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सोल्यूशन भी आप लोगों को उपलब्ध कराए हैं। यदि आपने अभी तक एनालिटिक फंक्शन क्या होते हैं, डिफरेंशिएशन क्या होता है, नेबरहुड्स क्या होते हैं, ये सारे बेसिक कंसेप्ट आपने नहीं जाने, आपको समझ में नहीं आता है, तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप उस प्लेलिस्ट का फ़ायदा उठा के एनालिटिक फंक्शन को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन, कन्फॉर्मल मैपिंग के ऊपर बात करेंगे। कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? देखिए, कन्फॉर्मल मैपिंग को समझने के पहले हमको ये समझना होगा कि मैपिंग क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन किसे कहते हैं। देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन हम किसे कहेंगे? हम सभी को पता है कि अगर z कोई तो भी हमारे पास फंक्शन है, सॉरी z यानी कोई तो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, जिसे हम z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई कहते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर कितने भी प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि 1+2i हो सकता है, 2+0i हो सकता है, या फिर 0+1i हो सकता है, या फिर ओनली 2i हो सकता है। कितने भी वैल्यूज़ के अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं। यदि यह कॉम्प्लेक्स नंबर यानी ये z एक्स यानी x एक्सिस और y एक्सिस और x एक्सिस में रिप्रेजेंट करने वाले नंबर 1 और 2, मीन्स यह 1 और ये वाला हमारे पास 2, ये वाला एक पॉइंट हो गया 1,2। ये अपने पास एक पॉइंट हो गया। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोगों ने z प्लेन में रिप्रेजेंट कर दिया, इसे हम लोग z प्लेन कहेंगे भाई। z प्लेन में यानी कि x एक्सिस और y एक्सिस में हम लोगों ने नंबर्स प्लॉट कर दिया। यदि इन्हीं नंबर को हम, जैसे कि हम फंक्शन कहते हैं, फंक्शन क्या होता है ऑलरेडी मैंने बताया हुआ आपको। आज हम लोग फंक्शन को भी समझेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन मैपिंग को समझेंगे। यदि हमारे पास w इक्वल्स टू कोई फंक्शन है f ऑफ z, कॉम्प्लेक्स फंक्शन जिसे हम लोग कहते हैं, और इसकी कोई तो भी वैल्यू हो, और उसके अंतर्गत हम यदि यहाँ पे प्लॉट पुट करें जिसे हम u और v कहते हैं। f ऑफ z का मतलब होता है u प्लस आई वी। u और v की वैल्यूज हम लोग यहाँ पे पुट करें जिसे हम w प्लेन कहते हैं, तब हमें ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा। अब इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है हम लोगों ने। फॉर ए पॉइंट एक्स वाई इन अ जेड प्लेन देयर करस्पॉन्ड अ पॉइंट यू वी इन द डब्ल्यू प्लेन। किसी एक्स वाई पॉइंट के लिए जो कि जेड प्लेन में है, जेड प्लेन में कोई तो भी एक्स वाई पॉइंट है, इस पॉइंट के लिए इस यू वी प्लेन में यानी डब्ल्यू प्लेन में कोई तो भी हमको पॉइंट मिल जाए, ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग्स हमको यहाँ पे यूवी पॉइंट मिल जाए, ये एक्स वाई के करस्पॉन्डिंग्स में हमको यूवी पॉइंट मिल जाए इन द डब्ल्यू प्लेन अंडर द रिलेशन w इक्वल्स टू एफ ऑफ जेड, यानी ये हमारे फंक्शन होता है जिसे हम कॉम्प्लेक्स फंक्शन कहते हैं, इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन और मैपिंग ऑफ z इनटू w प्लेन। इसे ही हम ट्रांसफॉर्मेशन या w प्लेन या फिर हम इसे मैपिंग कहेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे। अब देखिए, यहाँ पे z प्लेन में हमारे पास 1 और 2 पॉइंट है। कोई तो भी फंक्शन है हमारे पास w इक्वल टू एफ ऑफ जेड, जिसे हम u प्लस आई भी कहते हैं। अब मान के चलिए इस फंक्शन को मैं इस तरीके से डिनोट कर दूं कि भाई मेरे पास फंक्शन है एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू 2 इंटू जेड। 2z अपने पास एक फंक्शन है, तो यहाँ पे जो वैल्यू है 1+2i, अभी मैं मिटा देता हूँ इतना, दो 1+2i यानी x की वैल्यू है 1 और z की वैल्यू y की वैल्यू है 2, तो 1+2i z इक्वल टू किसी भी z वैल्यू के लिए, कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हमारे पास फंक्शन क्या दिया है? फंक्शन दिया है भाई एफ ऑफ जेड इक्वल टू 2z की वैल्यू 1+2i, 2 प्लस ये हो जाएगा 4i, तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 4, तो यहाँ पे x और y ना लेते हुए इसे हम u और v कहते हैं। तो u यहाँ पे 1 2, ये हो गया 2, 1 2 3 4, इसके बराबर यहाँ पे आ गई वैल्यू, तो ये 2,4। तो इस 1 2 के रिस्पेक्ट में, इस z प्लेन में जो पॉइंट है 1 2, इसके रिस्पेक्ट में w प्लेन में हमको एक पॉइंट मिला है 2 4। किस ट्रांसफॉर्मेशन, किस मैपिंग के अंतर्गत, किस वैल्यू के अंतर्गत? इस w एफ ऑफ z इक्वल टू 2z वैल्यू के अंतर्गत। तो इसे ही हम लोग मैपिंग कहते हैं, इसे हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। समझ में आया आप सभी को? Let us consider a complex function w equals to f of z u plus iv with z equal to x plus iy। इन्हीं चीज़ों को यहाँ पे फिर से लिखा हुआ है दूसरी लैंग्वेज में। w यानी फंक्शन होता है जिसे हम लोग u plus iv कहते हैं, z यानी हमारे पास x plus iy कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। इन अ फंक्शन नोटेशन, फंक्शन में हम लोग किस तरीके से नोटेशन लेते हैं? फंक्शन f फ्रॉम z से w, z प्लेन से w प्लेन के बीच में ये हमारे पास फंक्शन यानी कि मैपिंग बन रही है
एफ फंक्शन बन रहा है हमारे पास, इसलिए हम लोग इसे लिखते हैं एफ फ्रॉम जेड टू डब्ल्यू, और जेड की वैल्यू एक्स प्लस आई वाई टू डब्ल्यू की वैल्यू यू प्लस आई वी इज कॉल्ड अ मैप और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जेड टू डब्ल्यू। इसे ही हम मैप या फिर ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं जेड से डब्ल्यू के बीच में, जेड से डब्ल्यू के बीच में। तो फंक्शन तो आप कुछ भी ले सकते हैं, दुनिया में कोई भी फंक्शन ले सकते हैं, जेड की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। अगर आपने जेड की वैल्यू ले ली फॉर एग्जांपल 2 माइनस आई, और फंक्शन अगर आप लेना चाहे तो फंक्शन अगर आप ले जेड स्क्वायर, तो z की वैल्यू है भाई 2 माइनस आई और फंक्शन आपका हो गया z स्क्वायर, का मतलब है 2 माइनस आई का स्क्वायर, a माइनस बी का फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस ट्वाइस a इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर फॉर्मूला हो गया। अब 4 माइनस ये हो गया 4i और आई स्क्वायर भी यानी कि हो गया आपका -1 इक्वल्स टू 4 में से 1 गए 3, 3 माइनस 4i, 3 माइनस 4i। तो यदि आप देखें तो z में ये वैल्यू है 2 और -1, तो x एक्सिस पे है आपका 2 और y पे है आपका -1, यानी ये वाला पॉइंट है 2, -1 पॉइंट है आपका। ठीक है, यदि आप इसको यहाँ पे आपने मैपिंग के इस मैपिंग के z स्क्वायर के अंतर्गत रखा हो तो वैल्यू क्या मिल रही है आपको 3 और वैल्यू मिल रही है आपको -4, -1 -2 -3 -4। ठीक है, ये हो गया आपका पॉइंट 3, -4। तो इस 1 -2 के लिए हमारे पास एक पॉइंट मिल गया है 3 -4। तो इस तरीके से दुनिया के कोई भी पॉइंट z प्लेन के कोई भी पॉइंट किसी भी फंक्शन के अंतर्गत रखने पर हमें जो नए पॉइंट्स या नई मैपिंग मिलती है उसे हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, जो नई वैल्यूज मिलती है। तो इस तरीके से आप लोगों ने समझा कि ट्रांसफॉर्मेशन किसे कहते हैं, मैपिंग किसे कहते हैं। अब ट्रांसफॉर्मेशन और मैपिंग कई प्रकार के होते हैं। कन्फॉर्मल मैपिंग क्या होती है, यहाँ पे मैं डेफिनेशन लिखूंगा और उसको डिटेल में समझाऊंगा। कन्फॉर्मल मैपिंग के कितने प्रकार है, कुछ 4 प्रकार अपने पास टोटल दिया है। ट्रांसलेशन दिया है, रोटेशन दिया है, इन्वर्जन दिया है। तो हम इन एग्जाम्पल इन टाइप्स को भी देखेंगे। अभी हम लोग यहाँ पे कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन को समझते हैं। दोस्तों, कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन या फिर उसे हम कन्फॉर्मल मैपिंग कहते हैं, इसकी डेफिनेशन हम लोगों ने लिखी है। क्या डेफिनेशन है, जरा सा डिटेल में हम लोग समझेंगे। सपोज दैट अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन w इक्वल्स टू एफ ऑफ जेड, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब मैपिंग फंक्शन है अपने पास। क्या फंक्शन है, w इक्वल टू एफ ऑफ जेड। इसके अंतर्गत कोई अगर हम z की कोई पॉइंट लेते हैं, z की जो वैल्यू लेते हैं जिसे हम x0 y0 कहते हैं, z यानी कि इस z पे, z यानी कि x प्लस आई वाई होता है। मान के चलिए कोई पॉइंट है अपना x0 y0, ठीक है, ऑफ द z प्लेन इज मैप इनटू द पॉइंट p डैश u0 v0 ऑफ द w प्लेन। ठीक है, मान के चलिए कोई एक मैपिंग अपन ने ली। ठीक है, यहाँ पे z हमारे पास z प्लेन है, ये एक पॉइंट है जिसे हम x0 y0 पॉइंट कहेंगे, x0 y0 है। इसके करस्पॉन्डेंस में, इसके ब्याफ में हम लोगों को इस w प्लेन पे यानी u और v प्लेन पे कोई तो भी एक पॉइंट मिल रहा है। इसके ब्याफ में कहीं पर भी पॉइंट हमको मिल सकता है, कहीं पर भी कोई पॉइंट कुछ इस तरह, ये वाला पॉइंट है अपने पास। ठीक है, ये वाला पॉइंट है जिसे हम u0 v0 कहते हैं। अगर हम उसे z एक्सिस में कहेंगे, z प्लेन में देखेंगे तो x और y, x1 y1 x2 y2 x0 y0, यदि हम उसे w प्लेन पे लिखेंगे, उसी पॉइंट की जो इमेज अपन को मिलेगी, ठीक है, उस इमेज को हम लोग क्या बोलेंगे, u0 v0 u1 v1 u2 v2 u3 v3 इस तरीके से डिनोट करते हैं। यानी कि इस पॉइंट के बिहाफ में ये जो आपको पॉइंट मिलता है इसे हम इमेज कहते हैं। ठीक है, लास्ट में हम लोगों ने यहाँ पे एक लाइन लिखी थी जो कि मैं आपको समझाना भूल गया। ठीक है, यहाँ पे समझ लिया हम लोगों ने, यहाँ तक लेट द टू कर्व्स C1 एंड C2 इंटरसेक्ट एट पॉइंट Px0। मान के चलिए यहाँ पे इस तरीके से हमारे पास x और y, u और v हमारे पास दो प्लेन है। यहाँ पे z के तो करोड़ों पॉइंट्स आ सकते हैं, जैसे 1 + 2i 2 + 3i 0 + i 1 + 9i 1 + 10i, करोड़ों कॉम्प्लेक्स नंबर आ सकते हैं यहाँ पे। -2 + i, हजारों, या फिर 1 + 3i 1 + 4i 1 + 5i, करोड़ों नंबर्स आ सकते हैं। तो मान के चलिए इस z प्लेन पे अपने पास करोड़ों पॉइंट्स है भाई, यहाँ पे करोड़ों पॉइंट्स है। मान के चलिए उसमें से कोई एक है पॉइंट अपना P, जिसे हमने नाम दे दिया x0 ये अपना x1 y1 या x2 y2 x3 y3 x0 y0 यानी x और y के
रूप में आने वाला यहाँ पे पॉइंट है, क्योंकि ये जेड प्लेन पे है बच्चों, किस पे है, जेड प्लेन पे। अगर इसके बिहाफ में यहाँ पे जितने भी करोड़ों पॉइंट्स है, जैसे इसके बिहाफ में यहाँ पे एक पॉइंट बना था, वैसे हर एक पॉइंट के बिहाफ में यहाँ पे पॉइंट्स बनते चले जाएंगे। मान के चलो जरूरी नहीं कि बराबर इसके एक जैसे लाइन पे ही हो, कहीं पर भी हो सकते हैं, कहीं पर भी हो सकते हैं, ठीक है, जो कि फंक्शन के आधार पे रहेगा। इसके पहले हम लोगों ने समझा। तो मान के चलिए इन पॉइंट्स के आधार पर करोड़ों पॉइंट्स यहाँ पे बन गए, यहाँ पे बन गए, यहाँ पे बन गए, कहीं पर भी बन गए, इस डब्ल्यू प्लेन पे बन गए, ठीक है, इनके आधार पे। अब जब हम इस यहाँ पे करोड़ों पॉइंट्स को जब इस तरीके से ज्वाइन करेंगे, बहुत सारे पॉइंट्स को हम मिला देंगे और एक कर्व बनाएंगे, और यहाँ से हम दूसरे पॉइंट्स को, बहुत सारे पॉइंट्स को मिला देंगे, जिसे हम दूसरा कर्व कहेंगे। तो वैसे ही यहाँ पर हुआ है, पहला कर्व है जो कि बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बना हुआ है, और दूसरा कर्व है जो कि दूसरा भी बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बना हुआ है। दोनों P पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। इसके बिहाफ में इन पॉइंट्स के, इस पहला कर्व ये जो C1 है और ये C2 है, तो C1 के जितने भी पॉइंट्स है इसके बिहाफ में कहीं तो भी आपको यहाँ पे पॉइंट्स मिल रहे होंगे, ठीक है, जिसे आपने C1 का डैश दे दिया, और इन पॉइंट्स के बिहाफ में कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मिल रहे होंगे, जिसे आपने C2 नाम दे दिया। C2 का हम लोग इसे डैश कहेंगे, C2 का हम इसे डैश कहेंगे। तो मान के चलिए, तो C1 के यानी कि C1 कर्व के बिहाफ में हमको ये C1 डैश वाला कर्व मिला। C2 के बिहाफ में C2 बहुत सारे पॉइंट्स है जिसको हम लोगों ने ज्वाइन कर दिया, तो C2 के बिहाफ में C2 डैश नाम का एक हमें कर्व मिला, ठीक है। तो वैसे इन की कर्व C1 C2 के बिहाफ में अपन को C1 का डैश और C2 का डैश अपन को कर्व्स मिल रहे, पॉइंट्स जो कि जुड़ते चले गए, कर्व का फॉर्म ले लिया। अब यहाँ पे ये दोनों कर्व P पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, और यहाँ पे ये दोनों कर्व किसी न किसी इस P डैश पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, और आगे चले जाएंगे, इंटरसेक्ट होकर कुछ इस तरीके से आगे बढ़ जाएगा, और ये कुछ इस तरीके से आगे बढ़ जाएगा, ये भी इंटरसेक्ट होकर इस तरीके से आगे बढ़ जाएंगे हमारे कर्व्स, ठीक है। इस तरीके से ये इंटरसेक्ट होकर आगे बढ़ जाएंगे। तो जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं उस पॉइंट्स की हमारे पास बात चल रही है। हाँ, इंटरसेक्ट एट पॉइंट P x0 y0 इन Z प्लेन, ठीक है, C1 C2 Z प्लेन के P पॉइंट पे इंटरसेक्ट हुए। सिमिलरली बी मैप इनटू द कर्व, मैप का मतलब है इसके बिहाफ में C1 और C2 के बिहाफ में जो मैपिंग मिल रही है, C1 जो कि करोड़ों पॉइंट से मिलके बना है, इसके बिहाफ में जो पॉइंट्स है उनको मिला दिया जाए तो C1 का डैश मिल गया, पहला कर्व मिल गया। और C2 जो कि बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बना है, C2 भी बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बना हुआ एक कर्व है, इसके बिहाफ में आपको एक कर्व मिल रहा है C2 का डैश, ठीक है। इसे हम लोग मैप कहते हैं, इसलिए हम मैप कर्व कहते हैं, इसलिए हम इसे मैप कर्व कहते हैं, मैप कर्व C1 डैश एंड C2 डैश। और जिसे हम या फिर इस तरीके से लिखे कि इसके करस्पॉन्डिंग अपने पास कर्व्स है, करस्पॉन्डिंग कर्व्स C1 एंड C2 डैश इंटरसेक्ट एट पॉइंट P डैश, ये P डैश पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे भाई इन W प्लेन। अब यहाँ पे मेन बात क्या है, कन्फॉर्मल मैपिंग किसे कहेंगे, द ट्रांसफॉर्मेशन सच दैट एंगल एट पॉइंट P x0 y0 बिटवीन C1 एंड C2 इज सेम। C1 और C2 द्वारा बनाया हुआ जो ये एंगल दिख रहा है, ठीक है, यह सेम होना चाहिए C1 डैश और C2 डैश द्वारा बनाए हुए एंगल के द्वारा। तो यहाँ पे इज इक्वल टू एन एंगल एट P डैश U0 V0 बिटवीन C1 डैश एंड C2 डैश बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड सेंस, यानी सेंस का मतलब होता है डायरेक्शन। तो यहाँ पे इस पॉइंट से पॉइंट P पे इंटरसेक्शन हो रहा है C1 C2 का, C1 C2 के द्वारा जो एंगल बन रहा है वो C1 C2 C1 का डैश और C2 के डैश द्वारा बनाए हुए एंगल के सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, दोनों का एंगल सेम होना चाहिए, और उनकी डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। अगर यह एंटी क्लॉकवाइज है तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, अगर ये क्लॉकवाइज है तो ये भी क्लॉकवाइज होना चाहिए। तो ये कैसा दिख रहा है हमको, ये वाला मान के चलो हमने यहाँ पे डायग्राम बनाई है, तो ये हम लोगों ने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनाई है, तो ये भी कैसी दिख रही है आपको, ये भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इस तरीके से दिख रही है। तो इनका दोनों का एंगल सेम है और दोनों की डायरेक्शन सेम है, यानी सेंस सेम है, तो इसे हम कन्फॉर्मल मैपिंग कहेंगे या कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे, इज कॉल्ड द कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन और कन्फॉर्मल मैपिंग इसे हम लोग कहते हैं। उसके बाद इफ द ट्रांसफॉर्मेशन प्रिजर्व द मैग्नीट्यूड of an angles but not necessary the sense it is isogonal,
कहने का मतलब ये जो दूसरी डायग्राम में यहाँ पे देखो, यहाँ पे C1 के बिहाफ में C1 डैश मिला है आपको और C2 के बिहाफ में C2 डैश मिला है आपको। तो C1 और C2 के बीच का एंगल है अल्फा। अब यहाँ पे जो एंगल है वो यहाँ पे भी एंगल उतना ही है अल्फा, लेकिन इनकी डायरेक्शन अलग है। तो डायरेक्शन अलग है यहाँ पे, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये पॉजिटिव है, अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो ये निगेटिव है। एंगल तो सेम है भाई, यहाँ पे एंगल और डायरेक्शन दोनों सेम है, इसलिए ये कन्फॉर्मल है, इसलिए इसे हम कन्फॉर्मल मैपिंग कहेंगे। इसका एंगल जो है यहाँ पे एंगल इज इक्वल, ठीक है, यहाँ पे एंगल तो इक्वल है, एंगल इक्वल है, बट इसकी जो डायरेक्शन है वो सेम नहीं है, डायरेक्शन सेम नहीं है, तो इसे हम आइसोगोनल कहेंगे। क्या कहेंगे इसे हम आइसोगोनल कहेंगे। तो ये आपको समझ में आया। अब ये डायरेक्शन, इसका साइन प्लस और माइनस कैसे आया, यहाँ पे भी एक छोटा सा है जो कि अपन ने 8वीं 9वीं 10वीं में ज्योमेट्री किया है, इसे मैं आपको अभी समझाता हूँ। फिलहाल ये डायग्राम्स आपको समझ में आ गई है। अब यहाँ पे देखिए डायरेक्शन कैसे हम लोग यहाँ पे पहचानेंगे कि यहाँ पे पॉजिटिव है निगेटिव है। बचपन में हम लोगों ने ज्योमेट्री में डिवाइडर, प्रोटेक्टर और कंपास का यूज़ करके हम लोगों ने 10वीं में मैथ्स 1 होता था, मैथ्स 2 होता था, जिसमें अलजेब्रा और ज्योमेट्री हम लोगों ने पढ़ा है। ज्योमेट्री हम लोग बहुत सारे डायग्राम्स बनाते थे। डायग्राम्स किस तरीके से बनाते हैं, अगर अपन इस तरीके से देखें तो ये एंगल क्या होते थे बेटा अपने यहाँ से 0, यहाँ पे सारे इस तरीके से। अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज देखें तो पूरे पॉजिटिव चलते थे। तो हम लोग कैसे देखते थे, ये कुछ 20 एंगल, 50 एंगल हो गया, 60 एंगल हो गया, ये 90 हो गया, ठीक है। फिर इस तरीके से हम लोग यहाँ पे डायग्राम बनाते थे। तो ये जो एंटी क्लॉकवाइज, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज देखें तो ये पॉजिटिव होता था, और अगर हम लोग एंगल कुछ इस तरीके से ले, इसी एंगल को हम लोग इस तरीके से लेते तो भैया उल्टा हम लोग गिनते थे, यहाँ से बनाते थे, फिर ऐसा बनाते थे। तो जब हम इस तरीके से क्लॉकवाइज जाते थे तो हम उसे इसलिए निगेटिव डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे आपको दोनों चीज़ समझ में आ गई कि कॉन्फॉर्मल और आइसोगोनल किसे कहते हैं। मैपिंग भी आपको समझ में आ गई। इसके बाद इसके 4 प्रकार रहेंगे, इन चारों प्रकार की डेफिनेशन को समझ लेते हैं, उनके टाइप्स को समझ लेते हैं, फिर अगले लेक्चर्स में हम लोग इनके एग्जांपल्स को डील करेंगे। दोस्तों अभी तक हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन देखा, मैपिंग देखा, मैपिंग के हम लोगों ने कॉन्फॉर्मल मैपिंग देख लिया, आइसोगोनल मैपिंग देख लिया। अब हम यहाँ पे 4 बहुत महत्वपूर्ण मैपिंग्स को समझेंगे। पहला है ट्रांसलेशन, दूसरी है रोटेशन, तीसरी है मैग्निफिकेशन और चौथी है इन्वर्जन। भैया ये ट्रांसलेशन क्या है, ट्रांसलेशन का फॉर्मूला है, देखिए यहाँ पे ध्यान में रखिए, W = Z प्लस अल्फा। Z यानी क्या अपने पास x प्लस IY प्लस अल्फा, मतलब कोई तो भी कांस्टेंट है जो कि वैल्यू होती है 1, 2, 3, 10, 20, 50, 1000, जिसे हम ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे Z में ऐड कर रहे हैं। बाय दिस ट्रांसफॉर्मेशन एवरी पॉइंट इन Z प्लेन इज डिस्प्लेस्ड और ट्रांसलेटेड इन द W प्लेन। डिस्प्लेस और ट्रांसलेटेड का क्या मतलब है, मान के चलिए हम लोग यहाँ पे कोई Z की वैल्यू ले रहे हैं, Z = 1 + 2i हम लोग ले रहे हैं। तो Z अगर 1 + 2i 1, x की वैल्यू है 1 और y की वैल्यू है 2, हमारे पास ये 1 है, 1, 2, y की वैल्यू 2, ये वाला पॉइंट है अपने पास 1, 2 पॉइंट, ठीक है। वैसे ही Z के हमारे पास 4 पॉइंट है जिनको मिला के हम एक डायग्राम बना रहे हैं, जिनको मिला के हमने एक डायग्राम बना दी, ठीक है। इस पॉइंट से मिला के हम लोगों ने एक डायग्राम बना दी भाई, ठीक है। अब इसके बिहाफ में अगर हम कोई तो भी फंक्शन ले रहे हैं, फंक्शन क्या अपने पास W क्या है बेटा अपने पास Z प्लस I अल्फा, यानी Z की वैल्यू तो अपने पास 1 + 2i है, 1 + 2i प्लस अल्फा ले लेंगे, कोई भी वैल्यू ले लो आप 5, ठीक है। तो अगर हम लोग 5 ले ले, 5 + 1 कितना हो जाएगा 6, 1 2 3 4 5 और ये 6 में आ गया ये पॉइंट, और यहाँ पे आ गया 1 2 के बराबर, और ये 6, यानी कौन सा पॉइंट हो गया 6, अपने पास 6, 2 पॉइंट हो गया, ये 6, पॉइंट। तो ये जो 1 2 पॉइंट था वो सीधा खसक के यहाँ पे खसक के कहाँ तक आ गया अपने पास W प्लेन पे, क्योंकि हम W की वैल्यू ले रहे हैं। तो W पे कहाँ पे आ गया है अपने पास, मान के चलिए यहाँ से। तो जो डायग्राम यहाँ पे 1 2 से स्टार्ट हो रही थी वो डायग्राम अब यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। या फिर ये डायग्राम कुछ इस तरीके से हो जाए, यहाँ पे ये जो हमारे पास डायग्राम दी है ये ट्रांसलेटेड हो जाए, अपनी जगह से सरक जाए। अब जो डायग्राम यहाँ पे थी 1 2 पॉइंट पे वो 6 और 2 से चालू हो रही है, या फिर कहीं पे भी हो सकती है वो चारों रीजन में, ठीक है, यानी कि चारों क्वाड्रेंट में कहीं पे भी खसक सकती है। मान के चलिए डायग्राम इस तरीके से हो गई कि ये डायग्राम यहाँ पे आ गई, चलो ये डायग्राम यहाँ पे आ गई, या फिर ये डायग्राम हमारी यहाँ पे इस तरीके से हमको शो कर गई, ठीक है। ये आपका x है, ये आपका y है। तो जब भी ये डायग्राम आपकी अपने जगह से खसक के मैपिंग के द्वारा
किसी मैपिंग के द्वारा, यानी मैपिंग यानी किसी वैल्यू के, यहाँ पे वैल्यू कितनी है 1+2 आए, डब्ल्यू की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे 6+2 आए, यहाँ पे हो गई 6+2 आए। तो देखो मैपिंग के द्वारा ये जो है ये जो z प्लेन था ये w प्लेन पे तो अपन को अलग से दिखाई दे रहा है, यानी कि अपनी जगह से हटा हुआ दिखाई दे रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है वो, ठीक है। तो डिस्प्लेस है इसलिए यानी कि ट्रांसलेटेड है। तो यहाँ पे इन डायग्राम्स को अगर आप ऑब्जर्व करें तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग ट्रांसलेशन कहते हैं। ट्रांसलेशन मतलब अपनी जगह से जहां पर ये डायग्राम है, मैपिंग के बाद ये डायग्राम कहाँ होगी हमको नहीं पता, वो अपनी जगह से हट जाएगी, ट्रांसलेट हो जाएगा, इसे हम ट्रांसलेशन कहते हैं। दूसरा है रोटेशन। रोटेशन का क्या मतलब है, जिस तरीके से हम लोगों ने ये डायग्राम बनाया है उसी तरीके से हम दूसरी डायग्राम से इसको समझते हैं कि रोटेशन का अर्थ क्या होता है। मान के चलो कोई एक डायग्राम हम लोगों ने जेड प्लेन पे बनाई है, डायग्राम कुछ इस तरीके से है, डायग्राम कुछ इस तरीके से, ये x + y = 1 है अपने पास, y की वैल्यू यहाँ पे 0 है, x की वैल्यू 0 है, ये हमारी जेड प्लेन पे बनी हुई डायग्राम है। अब इसका हम लोग रोटेशन कर ले किसी W मैपिंग के अनुसार। मैपिंग क्या है, e⁻i थीटा × z। तो ये तो अपने पास z = x + iy है, और यहाँ पे W की वैल्यू हो जाएगी e⁻i थीटा × z यानी x + iy, ठीक है। जब हम इस मैपिंग के अंतर्गत फिर वैल्यूज पुट करेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने x और y की वैल्यूज पुट किया है, फिर इस मैपिंग के अंतर्गत हम जब x और y की वैल्यूज पुट करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे, e⁻i थीटा होता है cos थीटा + i sin थीटा। इसको हम बहुत ज़्यादा डिटेल में एग्जांपल्स में देखेंगे, फिलहाल समझने के लिए आप समझ लीजिए। एग्जांपल्स जब हम लोग लेंगे आपको बहुत डिटेल में समझ में आ जाएगा। तो ये जो हमारे पास डायग्राम है कुछ इस तरीके से हो गई, ये डायग्राम खड़ी हो गई, ये जो डायग्राम इस तरीके से, इसे हम लोग इस तरीके से खड़ी कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए एक एंगल फॉर्म हो गया भाई, वो अपनी जगह से यहाँ से इस तरीके से हट गई, सीधी हो गई, तो यहाँ पे एक एंगल फॉर्म हो गया, ठीक है। तो ये रोटेशन हो गया, ठीक है। जब भी डायग्राम इस तरीके से होगी रोटेशन होगा। मान के चलिए यहाँ पे एक डायग्राम है अपन ने बनाई हुई है x और y प्लेन पे यानी z प्लेन पे, किसी इस तरीके से मैपिंग के द्वारा अगर वो अपना रोटेशन कर देती है, अगर वो घूम जाती है, ठीक है, चाहे वो क्लॉकवाइज घूमे या एंटी क्लॉकवाइज घूमे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे देखिए एक एंगल फॉर्म हो रहा है, बराबर। तो इसे हम लोग रोटेशन कहते हैं। बाय दिस ट्रांसफॉर्मेशन द फिगर्स इन द जेड प्लेन आर रोटेटेड थ्रू एन एंगल थीटा। तो किसी एंगल के अनुसार ये बदल जाएगी, यानी कि कोई तो एंगल अपना जनरेट हो ही जाएगा। इफ थीटा इज ग्रेटर देन 0, अभी मैंने आप लोगों को बताया इसके पहले कॉन्फॉर्मल मैपिंग में कि एंगल किस तरीके से क्लॉकवाइज है, तो क्या क्लॉकवाइज है तो निगेटिव है, एंटी क्लॉकवाइज है तो किस तरीके से पॉजिटिव है। अगर थीटा ग्रेटर देन 0 है यानी कि पॉजिटिव है, तो डायरेक्शन क्या रहेगी, यहाँ पे डायरेक्शन, रोटेशन में डायरेक्शन बदल जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी क्लॉकवाइज। वाइल इफ थीटा इज लेस देन 0 द रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज। अगर थीटा अगर अपना नेगेटिव में आ गया तो डायरेक्शन हो जाएगी हमारी एंटी क्लॉकवाइज। याद रखेंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों की जो डायरेक्शन होती है वो अलग होती है। अगर क्लॉकवाइज नेगेटिव है तो एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होगा, और अगर क्लॉकवाइज पॉजिटिव है तो एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव होगा। इस तरीके से आपकी डेफिनेशंस, इनको ध्यान में रखेंगे। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन का क्या मतलब है, यदि यहाँ पे हम लोगों ने कोई डायग्राम बनाई है, मैग्निफिकेशन का मतलब है, फिलहाल पहले समझ लेते हैं। बाय दिस ट्रांसफॉर्मेशन द फिगर्स इन द जेड प्लेन आर स्ट्रेच, स्ट्रेच का मतलब है बढ़ जाना, खींचना उसको, स्ट्रेच, और कॉन्ट्रैक्टेड यानी कि कम हो जाना, ठीक, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, एकदम सिमट रही है अपने आप में। इन डब्ल्यू प्लेन फार्मूला क्या है, W = AZ। W = A का मतलब क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है, Z यानी अपना कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो Z की वैल्यू मान के चलो कुछ भी हो सकती है, एक प्रकार से 1+2i को ही रखता हूँ मैं, और W = A की वैल्यू कितनी हो गई, फॉर एग्जाम्पल 2 × 1+2i, तो ये कितना हो जाएगा 2 + 4i। तो यहाँ पे देखिए ये जो पॉइंट था, जिस पॉइंट पे मान के चलिए 1, यहाँ पे आ गया 1, 1, 2, ये आ गया आपका 2, 1, 2, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम इस तरीके से एक डायग्राम को देख ले, ये वाली डायग्राम को देख ले इस तरीके से 1, 2, और अगर हम इसको इस मैपिंग के द्वारा, मैपिंग कौन सी अपनी AZ, इस मैपिंग के अंतर्गत देखे तो अपना 2, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, यहाँ पे बढ़ गया ये 2, 2, 4। तो अब आप देखें कि भैया इसका साइज बढ़ चुका है, तो या तो ये बढ़ेगा, या तो ये फैलेगा, या तो ये कम होगा। तो यहाँ पे जो Z प्लेन पे जो मैपिंग है वो W प्लेन पे या तो आपको बड़ी दिखे या तो कम दिखे। तो यहाँ पे ये जो अपन ने डायग्राम बनाई है ये बदल के या तो बहुत बड़ी हो जाए, ठीक है, इस तरीके से अपन को X और Y प्लेन पे दिखे, X और Y ये U और V पे दिखे अपन को, ठीक है, XY की डायग्राम U V पे बड़ी होके दिखे, या तो डायग्राम अगर बड़ी है,
ठीक है, या जो भी डायग्राम है वो अपन को बदल के छोटी सी डायग्राम दिखे, ठीक है, छोटी हो जाए, कॉन्टैक्ट हो जाए, ठीक है, या तो वो एकदम से बढ़ जाए या फिर जो भी मैपिंग आपके पास जो भी वैल्यूज दिए आपकी एक्स और वाई प्लेन पे उसके मैपिंग लेने पर वो आपको छोटी दिखाई दे तो कांटेक्ट हो जाए, तो या तो बढ़ रही है या तो वो घट रही है। जब बढ़ रही है और घट रही है तो ऐसी स्थिति हम लोग उसे क्या कहेंगे, मैग्निफिकेशन। अगर हम लोग फिजिक्स के प्रैक्टिकल करें और मैग्नीफाई ग्लास से अगर हम कुछ देखते हैं तो कुछ चीज़ अपन को बड़ी दिखती है, बराबर है, और रिवर्स अगर अपन करें तो छोटी दिखती है। तो वही है यहाँ पे कंसेप्ट मैग्निफिकेशन, इसलिए इसका नाम दिया है मैग्निफिकेशन। W इक्वल टू एज डी है, उसके ट्रांसफॉर्मेशन की मैपिंग है। इनवर्स और रिफ्लेक्शन, इसकी डायग्राम बनाना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। इसकी डायग्राम क्यों बनाना, क्योंकि यहाँ पे इनवर्स यानी क्या होता है, देखिए Z का इनवर्स होता है 1/Z, Z इनवर्स यानी W इक्वल टू क्या हो गया अपना 1/Z। इस 1/Z को बेटा अपन कैसे लिखेंगे यहाँ पे, अगर मेरे पास Z की वैल्यू है, यदि अपने पास Z की वैल्यू है फॉर एग्जाम्पल आप समझ लीजिए 2 + 3i, तो 1/Z किस तरीके से निकलेगा, 1/Z यानी Z इनवर्स, W आपका किस तरीके से निकलेगा 1/2 + 3i। क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा, 2 - 3i/2 - 3i। तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a² - b², 2 - 3i, फॉर्मूला बन गया 4 - 9, i² इज -1, तो a + 4 + 9 इज 13, तो 2 - 3i, 4 + 9 is 13, so it is 2/13 - 3/13। तो आप इसका तो ग्राफ प्लॉट कर देंगे 2 और 3 का, ठीक है, 1 2 ये आपका 2 है, 1 2 3, यहाँ पे आपका 2, 3 है, ठीक है, एक्स और वाई पे। लेकिन जब W पे प्लॉट करने की बात आएगी, W प्लेन पे, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। 2/13 यानी कि बहुत छोटी वैल्यू है, माइनस में x की वैल्यू पॉजिटिव है और y की वैल्यू मान के चलो ये 2/13 फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, यहाँ पर है फॉर एग्जांपल, और -3/13 कुछ यहाँ पर ये वाली डायग्राम आ जाएगी। तो इस ये जो पॉइंट है यहाँ पे अपन को दिख रहा है, ठीक है, वो पॉइंट यहाँ पे अपन को इनवर्स में यहाँ पे दिख रहा है। मान के चलो यहाँ पे कोई भी एक ग्राफ होगा तो वो इनवर्स का ग्राफ बहुत अलग तरीके से आ जाएगा, ठीक है, तो उसकी मैपिंग बनाना थोड़ा सा दिक्कत वाली बात होती है। तो यहाँ पे आपने 4 मैपिंग को समझा। W इक्वल टू Z + अल्फा, ध्यान में रखो, Z + अल्फा, Z + अल्फा, Z + अल्फा, अल्फा की जगह कहीं पे कांस्टेंट दिया रहेगा, ABC बीटा गैमा जो भी दिया रहेगा, Z + अल्फा, ये क्या है, ट्रांसलेशन है। e⁻i⁻θ के जगह e⁻i⁻α होगा, अल्फा बीटा गैमा कुछ भी हो सकता है रिप्रेजेंटेशन, e⁻i⁻θ इंटू Z, e⁻i⁻θ इंटू Z, हो गया आपका रोटेशन, क्या हो गया आपका रोटेशन। मैग्निफिकेशन यानी कि हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, AZ, W इक्वल टू AZ अपना हो गया मैग्निफिकेशन, W इक्वल टू 1/Z यानी इनवर्स, W इक्वल टू 1/Z यानी इनवर्स, यानी फिर से बोलेंगे W इक्वल टू क्या हो गया, Z + अल्फा हो गया अपने पास, क्या हो गया रोटेशन, W इक्वल टू e⁻i⁻θ इंटू Z, क्या हो गया अपने पास W इक्वल टू Z + अल्फा हो गया ट्रांसलेशन, e⁻i⁻θ इंटू Z हो गया रोटेशन, W इक्वल्स टू AZ हो गया अपने पास मैग्निफिकेशन, और W इक्वल टू 1/Z हो गया अपने पास इन्वर्जन। तो ये चारों है, इसको लर्न कर लो, फार्मूले लर्न कर लो, और बस यहाँ पे जो मैंने फार्मूले लिखे इस तरीके से, और जो डेफिनेशन लिखी है, इन डेफिनेशन को एज इट इज यदि आप पेपर में लिखते हैं तो भी चलेगा, आपको मार्क्स मिलेंगे, और उनके बिहाफ में कहीं ना कहीं एग्जाम्पल देखे, डायग्राम्स आप निकाल देना तो आपको बहुत अच्छे से मार्क्स मिल जाएंगे। तो आज के लेक्चर में आप लोगों ने समझ लिया है कि मैपिंग क्या होती है, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, कन्फॉर्मल मैपिंग किसे कहते हैं, आइसोगोनल मैपिंग किसे कहते हैं, रोटेशनल क्या है, ट्रांसलेशन क्या है, मैग्निफिकेशन क्या है, इन्वर्जन मैपिंग क्या है, ये चारों मैपिंग को आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है। अगले लेक्चर्स में हम लोग इनके एग्जाम्पल्स को समझेंगे, और मैं PDF के माध्यम से भी आज का जो टॉपिक मैंने पढ़ाया इसे PDF के माध्यम से भी एक बार मैं आपको रिवाइज जरूर करवा दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। यदि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ एग्जाम्पल्स के साथ, नए इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।